हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो बेटा, हम लोगों ने हमारी ट्रेन नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस की पहले जंक्शन को पिछली बार पार कर लिया था, या मैं कहूं पहले स्टेशन पे बिल्कुल बढ़िया घुमाई कर ली थी मोल कॉन्सेप्ट पे, है ना। जितने पीवाईक्यूज उसके एग्जाम में आए हैं, जो अच्छे अच्छे सवाल थे, हमने सारे प्रैक्टिस करे। अब हम आज चल रहे हैं हमारे अगले स्टेशन की तरफ, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। बेटा, ये चैप्टर आप अपनी 11th में पढ़ते हो, सेकंड चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी का, और इसको करने के डबल फायदे हैं। डबल क्या डबल फायदे हैं यार? ये केमिस्ट्री में भी आता है और एज इट इज ये फिजिक्स में भी यूज हो जाता है, मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर के अंदर। तो अगर आप इसको ढंग से करते हैं, चैप्टर को अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, तो आपको डबल धमाका मिलने वाला है, डबल फायदा होने वाला है आपका। तो यार, इस चैप्टर को अच्छे से करना है, और इसके सारे अच्छे अच्छे एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस आज करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, एक सवाल आपको एग्जाम में इसका अमूमन मिल ही जाता है ऑलमोस्ट हर साल। ठीक है, और फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, नहीं तो फिर ठीक है, हो जाता ही है काम। चलो जी, तो स्टार्ट करें। चलिए, तो भैया शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम आज का सेशन। टारगेट तो आप सभी को पता है हमारा क्या है, पीवाईक्यूज। टारगेट क्या है हमारा सारों का? पीवाईक्यूज। हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो नीट के पेपर में आए हुए सवाल हैं वो अच्छे से करने हैं। देखो बेटा, इस सीरीज को लाने का पर्पस ही ये है, मैंने पहले भी आपको बताया था, कि जो तुम्हारे नीट के पेपर में सवाल आते हैं, तुम एग्जैक्ट वैसे सवाल की प्रैक्टिस कर सको। क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तुम रिवीजन वाले फेज में चल रहे होगे, ऑलमोस्ट एक महीना ही रह गया है। तो तुम्हें पता हो कि कौन सा चैप्टर करने के बाद उसके कैसे एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, और उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली वाकई में आसान सवाल आते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर और अच्छे अच्छे सवाल लेके आओ। तो बेटा, सवाल मैं कितने भी अच्छे तक लेके आ सकता हूं, पर अभी हमें डरना या डराना नहीं है ना किसी को। हम ये देखें कि जो हमने पढ़ा है, अगर हमसे यहां वाले सवाल बन पा रहे हैं, दैट मीन्स हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं, है ना। ना अपने को एक्स्ट्रा पढ़ना है, ना अपने को कम पढ़ना है, अपन को वो पढ़ना है जो बिल्कुल सटीक हो और हमें हमारे सिलेक्शन की तरफ लेके जाए। सही है साहब? चलिए, तो इसके साथ में शुरू करते हैं अपना सेशन। बेटा, सवाल करने के लिए करना क्या होगा, वही मैं स्क्रीन पे सवाल लाऊंगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करेंगे। जैसे ही आप वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर लेंगे, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा और आप अपना सोल्यूशन चेक करेंगे। ठीक है साहब, स्टार्ट करें। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन आज के सेशन का, देखना ध्यान से, पढ़ते हैं इसको। ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली का एक स्टेशन 1368 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। अच्छा, मतलब आपको आवृत्ति दी हुई है 1368 किलोहर्ट्ज, और अगर आपको किलो में यूज नहीं करना तो आप इसको बोलोगे 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। सही है? अच्छा जी, अब हमने बोला संचारक जो ट्रांसमीटर है, उसके द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य क्या है। ठीक है, आपको बताना है लैम्डा क्या होगा, और आपको दिया है प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सही है बेटा, बहुत आसान सवाल है, उसने सिर्फ माहौल बनाया है इतनी सारी लैंग्वेज देके। ठीक है, आपको तो सीधा सा एक फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा जी? ये फॉर्मूला होता है, देखना ध्यान से, हम बोलते हैं C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अगर ये फॉर्मूला हमारे पास होता है C इक्वल टू न्यू लैम्डा वाला, तो तुम्हें C का मान पता है, ठीक है, तुम्हें न्यू का मान पता है, और तुम्हें निकालना क्या है? लैम्डा। दैट्स इट। अगर लैम्डा निकालना है तो देख लो ध्यान से, लैम्डा क्या होगा? C बाय न्यू। लैम्डा क्या होगा? C बाय न्यू। अगर लैम्डा होगा C बाय न्यू, तो देखना ध्यान से, C होता है 3 इंटू 10⁸ अपॉन न्यू क्या होता है? न्यू क्या होता है? 1368 इंटू 10⁻3, 1368 इंटू 10⁻। सही है साहब? इसको सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बेटा जी ये बना 3 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 1368 डिवाइडेड बाय 1368। कैसे? 10⁸ ऊपर है, 10⁻3 नीचे है, ये ऊपर जाएगा, 10⁻³ बन जाएगा, 10⁸ 10⁻³ सॉल्व हो क्या गया? 10⁵5। ये 3 है, ये 1368 है, इसको ऐसे रखा।
अब जब इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, तो बेटा इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये बन के आता है 219.2 मीटर के आसपास, और वही हो गया आपका आंसर। अब आप बोलोगे कि सर हमें इसी में तो दिक्कत होती है, कैलकुलेशन आसानी से कैसे करें? तो कैलकुलेशन आसानी करने की बात कर लेते हैं। तो बेटा देखो ध्यान से, आपको लैम्डा दिया हुआ है 3 इंटू 10 की घात 5, तो उसको लिख दो 10 की घात 3 इंटू 10 की घात 2 डिवाइडेड बाय 1368। यही है ना, यही है ना, कोई और दिक्कत तो नहीं है? ठीक है जी। क्या इसको 3 की टेबल से काट सकते हैं क्या? तो 3 4 जा 12, 1 6, 3 5 जा 15, 1 8, 3 6 जा 16। बहुत बढ़िया, तो इसको 3 की टेबल से काटते हैं। तो 3 4 जा 12, 1 6, 3 5 जा 15, 1 8, 3 6 जा 18, 456 आ गया। बोलो हाँ या ना? अब यार थोड़ा सा दिमाग लगा लो, लमसम अगर हमें क्लोज आंसर निकालना है ना, क्योंकि ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, 2.193, 2192, 2192 और 21.92 दूर दूर ऑप्शंस हैं। अगर दूर दूर ऑप्शंस हैं तो हम लगभग थोड़ा अप्रोक्सीमेट भी तो मान सकते हैं। अगर थोड़ा अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं, मैं तुम्हें कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं, जिन बच्चों को कैलकुलेशन से डर लगता है देखना ध्यान से, 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 456 को लिख देते हैं 450। क्या लिख देते हैं? 450। अब इसको 5 की टेबल से काटो, ये कटेगा 20 टाइम, ये कटेगा 90 टाइम, 0 से 0 कैंसिल। सही है। अब ये क्या हो गया? ये हो गया 2000 डिवाइडेड बाय 9। सिंप्लीफाई हो गया ना? कर लो इसको सॉल्व। अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो 2000 डिवाइडेड बाय 9 अगर आपने किया, बिल्कुल तुम्हारे तरीके से करके बता रहा हूं, तो 9 2 जा 18, 20, 9 2 जा 18, 20, 9 2 जा 18, 2 आ गया, पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया, 9 2 जा 18। तो लगभग लगभग 220 के आसपास आंसर बैठ रहा है, ये मुझे समझ में आ रही है बात। लगभग लगभग 220 के आसपास आंसर बैठेगा, क्योंकि ये 456 था, मैंने तो 450 माना है, तो इससे थोड़ा सा तो कम ही होगा। अगर लगभग लगभग इसके आसपास बैठेगा तो चारों ऑप्शन में से कहीं वो मैच कर रही है क्या बात? तो बेटा जी आपको साफ साफ दिखाई देगा, ये जो ऑप्शन है ये लगभग 220 के आसपास है, तो ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। सो सिंपल। तो कैलकुलेशन से डरो मत। बच्चा कहते हैं अच्छा 3 इंटू 10 की पावर 5 1368 से डिवाइड कैसे सॉल्व करूंगा? अरे भैया क्या टेंशन लेनी, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, 10 की घात 5 को थोड़ा सा तोड़ दिया और फिर सॉल्व कर दिया। ठीक है, समझ आई बात? आसान था, कर लोगे। ये आया था आपका रीसेंट ईयर के अंदर सवाल। हम आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। अगर हम आगे बात करें, अगला क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, 2021 में आया हुआ सवाल है, बहुत ही आसान। ल्यूटेटियम, आपका परमाणु क्रमांक है 71, आपका परमाणु भार है 175। आपसे कह रहा है इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्याएं बताइए। अब अगर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्याएं बतानी है तो हम आपको बताएं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपके पास में कोई अणु है, लेट्स से X, जिसका परमाणु क्रमांक है Z, जिसका परमाणु भार है A, अगर ये अणु है आपके पास, परमाणु है आपके पास, तो इस परमाणु में अगर आपसे कोई कहे प्रोटॉन की संख्या बताओ, तो आप बोलोगे प्रोटॉन की संख्या होती है Z के बराबर, परमाणु क्रमांक के बराबर। सही है। अगर आपसे कोई कहे न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, तो न्यूट्रॉन की संख्या होती है A माइनस Z के बराबर। किसके? A माइनस Z के बराबर। ठीक है, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक के डिफरेंस के बराबर। और अगर तुम्हें कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, अगर तुम्हें कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे बताओगे? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा आपकी बराबर होती है किस चीज के? प्रोटॉन की संख्या। ध्यान से देखो, प्रोटॉन की संख्या माइनस आवेश। ये चीज मैंने तुम्हें मोल कंसेप्ट के भी एक सवाल में सिखाई थी। ठीक है, माइनस जो भी आवेश है, और आवेश को आप चिन्ह के साथ लिखोगे। आवेश को आप कैसे लिखोगे? चिन्ह के साथ। ठीक है, -2 है तो -2 लिखेंगे, +2 है तो +2 लिखेंगे, बाहर एक माइनस है ये। सही है जी। अगर ये चीज समझ में आती है तो आओ ल्यूटेटियम वाला सवाल देखें। अगर ल्यूटेटियम वाला सवाल देखें तो ल्यूटेटियम जो है उसका परमाणु क्रमांक है 71 और उसका परमाणु भार है 175। ठीक है जी। अब अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, अगर यहाँ कैलकुलेशन करनी है तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम लिखें प्रोटॉन की संख्या,
अगर हम लिखें प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या Z के बराबर होती है। Z क्या है? 71 ही है, तो प्रोटॉन की संख्या हो गई 71। सही है। अगर हम लिखें न्यूट्रॉन की संख्या, अगर हम लिखें न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? A माइनस जेड, मतलब 175 माइनस 71, आंसर आएगा 104। आंसर क्या आएगा? 104। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो वो क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या माइनस आवेश। आवेश क्या है? यहां पे है ही नहीं, जीरो है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो गई है? 71। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो गई है? 71। तो बेटा जी ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, प्रोटॉन की संख्या 71, न्यूट्रॉन की संख्या 104 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 71। तो हमें करना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलेंगे 71 104 71, 71 104 71, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, समझ आ गई बात अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है? चलो जी बहुत बढ़िया, ये सवाल भी डन हो गया। अगर ये सवाल भी डन हो गया है तो अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, निम्न में से किसके लिए बोहर मॉडल वैध नहीं है? ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से किसके लिए बोहर मॉडल वैध नहीं है? तो बेटा जी याद करो, बोहर मॉडल कहां वैध होता था? बोहर मॉडल जब डिजाइन किया गया तो उसकी पहली कंडीशन थी कि बोहर का जो मॉडल है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए लागू होता है। बोहर का जो मॉडल है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है? एक इलेक्ट्रॉन स्पीशी। अगर एक इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए लागू होता है बोहर का मॉडल, तो बेटा जी यहां पे जिसके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वहां लागू नहीं होगा। ठीक है, अब स्पीशी चाहे परमाणु हो चाहे आयन हो। ठीक है जी, आइए बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु। अगर मैं हाइड्रोजन परमाणु की बात करूं तो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे बोहर मॉडल लागू है। अच्छा, एकदा आयनित हीलियम परमाणु, अगर हीलियम है तो बेटा जी हीलियम में तो वैसे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर क्योंकि इस पे एक प्लस चार्ज लगा के हीलियम आयन बनाया गया है, तो हम बोलेंगे 2 माइनस आवेश कितना है? +1, तो आंसर आ गया 1। तो यहां पे भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो भाई ऊपर हाइड्रोजन परमाणु में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम आयन में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। आगे बात करते हैं ड्यूट्रॉन परमाणु। अगर मैं ड्यूट्रॉन परमाणु की बात करता हूं तो ड्यूट्रॉन में क्या होता है? परमाणु क्रमांक तो 1 होता है, परमाणु भार 2 ही होता है, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। हमारे पास यहां भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, तो यहां भी बोहर मॉडल लागू है। तो भाई ए ऑप्शन में भी बोहर मॉडल लग रहा है, बी ऑप्शन में भी बोहर मॉडल लग रहा है और सी ऑप्शन में भी बोहर मॉडल लग रहा है। अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, एकधा आयनित नियॉन परमाणु की, तो बेटा जी अगर आप बात करेंगे नियॉन की, तो नियॉन का परमाणु क्रमांक होता है 10, इस पे एक है प्लस आवेश, तो ये हो गया 10 माइनस 1, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 9। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 9। अगर यहां आ गए 9 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा ये साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा यहां बोहर का मॉडल लागू नहीं हो सकता। यहां बोहर का मॉडल लागू नहीं हो सकता, क्योंकि बोहर का मॉडल केवल उन पे लगता है जो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशी हैं। पहला वाला 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरा वाला 1 इलेक्ट्रॉन, आखिरी वाला 9 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे लागू नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। सही है, चलो जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, बड़ा आसान सवाल है, देखना ध्यान से। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है ये बताना है हमको। वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए, जैसे ही वीडियो प्ले करेंगे मैं आपको बोलता हुआ सुनाई दूंगा, सवाल आपसे डिस्कस कर रहा हूं, तो सुनिएगा ध्यान से। पहला पॉइंट, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य जो है वो क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य जो है वो क्या है? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी, जहां m है कण का द्रव्यमान और v है कण का समूह वेग। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, ये तो सत्य कथन है। सत्य कथन क्यों है? क्योंकि डी ब्रॉगली का यही तो सूत्र होता है और m और v का यही अर्थ होता है। आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कह रहा है अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार डेल ई इंटू डेल टी ग्रेटर देन इक्वल टू होता है h अपॉन 4 पाई के। तो बेटा जी ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, आपको ये बात याद रखनी होगी। आपने पढ़ा होगा डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, एक तो ये एक्सप्रेशन पढ़ा होगा,
है ना। एक तो ये पढ़ा होगा डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डेल एक्स इंटू एम डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। क्योंकि मैंने डेल पी को खोल के लिख दिया, पी होता है एम इंटू वी, तो डेल पी को लिखा एम इंटू डेल वी, तो यहां पे बन गया डेल एक्स इंटू डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। एम भी उधर शिफ्ट हो जाएगा एक्चुअली, एम भी उधर शिफ्ट हो जाएगा एक्चुअली, तो हम बोलेंगे डेल एक्स इंटू डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ये दूसरा एक्सप्रेशन। आपको ज्यादातर यही दोनों पता होते हैं इस चैप्टर में, पर नीट वाले ने आपके साथ में खेला, उसको आपको एक चीज याद करवानी थी तो उसने सवाल के थ्रू याद करवाई। ये वैसे आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ते हो, तो बेटा ये भी अनिश्चितता सिद्धांत का एक तरीका है, जहां डेल ई है ऊर्जा में अनिश्चितता और डेल टी है समय में अनिश्चितता। ये आपको ध्यान होना चाहिए रिजल्ट अपने नोट्स में, जहां ये दोनों लिख रखे हैं ना, तीसरा ये भी ऐड कर लेना, ये बिल्कुल सत्य कथन है। अनिश्चितता सिद्धांत एनर्जी और टाइम, ऊर्जा और समय के हिसाब से ऐसे लिखा जा सकता है। सही है, समझ आई बात? बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, अर्धपूरित एवं पूरित कक्षकों का उच्च स्थायित्व। ठीक है, अर्धपूरित या जो पूरित कक्षक होते हैं उनका स्थायित्व उच्च होता है। क्यों होता है? उच्च विनिमय ऊर्जा, उच्च सम्मिति, अधिक संतुलित व्यवस्था के कारण। ठीक है, जो आपके पास में अर्धपूरित या जो पूरित कक्षक हैं उनका स्थायित्व ज्यादा होता है, उसका कारण है कि एक तो वहां पे विनिमय ऊर्जा उच्च होती है, ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं, सम्मिति होती है, जितना सम्मिति उतना अच्छा स्थायित्व, और आपके पास में अधिक संतुलित व्यवस्था होती है, अधिक संतुलित व्यवस्था होती है। इन सब चीजों के कारण अर्धपूरित पूरित कक्षकों का स्थायित्व ज्यादा होता है। हम बोलते हैं ना कि आपका पी सब शेल में अगर आप बात करोगे तो P3 और P6 का स्थायित्व सबसे ज्यादा है P4 P5 के कंपैरिजन में। ऐसे अगर आप डी उप कोश की बात करोगे तो D5 और D10 का स्थायित्व ज्यादा है D6 D7 D8 D9 D4 के कंपैरिजन में। तो ये वाली बात है, सही है, तो ये वाला पॉइंट भी सत्य हो गया। तो भाई अब ऑब्वियस सी बात है, जब पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है, तो फिर तो चौथा ही आंसर होगा जो हमारा असत्य होगा। ठीक है, यहां लिख देते हैं स्थायित्व ज्यादा, परंतु चौथा पढ़े तो सही, ऐसा क्या है उसमें जो वो असत्य है। तो देखो, हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए 2s कक्षक की ऊर्जा 2p कक्षक की ऊर्जा से कम होती है, और यहीं पे ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। बेटा हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए अगर ऊर्जा का क्रम देखना होता है तो ऊर्जा का क्रम डिपेंड करता है n की मान पर। किस पे डिपेंड करता है? n के मान पर, ना कि n प्लस l के मान पर। हम बोलते हैं 1s की ऊर्जा सबसे कम होगी, फिर 2 के जितने भी होंगे उन सभी की ऊर्जा बराबर होगी, फिर 3 के जितने भी होंगे उन सभी की ऊर्जा बराबर होगी, और फिर 4 के जितने भी होंगे उन सभी की ऊर्जा बराबर होगी। जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा। पर अगर हाइड्रोजन जैसे परमाणु या हाइड्रोजन के अलावा कोई और होता तो मैं वहां पे ये बात नहीं कह सकता था, क्योंकि वहां मुझे n प्लस एल रूल लगाना पड़ता। वहां मुझे क्या करना पड़ता? n प्लस एल रूल लगाना पड़ता। समझ रहे हो बात? n प्लस एल रूल, n प्लस एल रूल ये कहता है कि जैसे जैसे n प्लस एल का मान बढ़ेगा ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। उस पर भी सवाल करवाऊंगा, पर वो एक इलेक्ट्रॉन स्पीशी के अलावा वालों के लिए है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसों से हटके वालों के लिए है। समझ रहे हो बात? उनके लिए नहीं है जो हाइड्रोजन जैसे हैं। तो यहां पे कह रहा है कि 2s की ऊर्जा तो 2p से कम होगी, जबकि ऐसा नहीं है, ऊर्जा तो क्या होगी? बिल्कुल बराबर। तो ये असत्य कथन है, और अगर ये कथन असत्य है तो हम बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा? डी। इसका आंसर क्या होगा? डी। समझ में आई बात अच्छे से? बहुत बढ़िया भाई, ये सवाल भी समझ आ गया। अगर ये भी समझ में आ गया तो आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सुनिएगा ध्यान से जरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में निम्न में से कौन सी संक्रमण श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पड़ती है? तो बेटा तुम्हें याद होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जब हम डिजाइन करते हैं तो हम बोलते हैं अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी श्रेणी दी थी। लाइमन श्रेणी अलग, बामर श्रेणी अलग, पाश्चन श्रेणी अलग, ब्रैकेट श्रेणी अलग, फंड श्रेणी अलग, इस तरीके से चला था काम। तो हम बोलते हैं कि दृश्य क्षेत्र में कौन सी श्रेणी आती है?
तो बेटा आपको ध्यान रहे, जो आपकी लाइमन श्रेणी होती है, जो आपकी लाइमन श्रेणी होती है, ये आती है पराबैंगनी क्षेत्र में। कहां आती है? पराबैंगनी क्षेत्र में। इसमें होता क्या है, किसी भी उच्च कोश से आप डायरेक्ट किधर आ रहे हो? 1 पे। ठीक है, 2 से 1 पे आओ, 3 से 1 पे आओ, 4 से 1 पे आओ, 11 से 1 पे आओ, 100 से 1 पे आओ, आप सबसे सीधा 1 पे आ रहे हो, तो पराबैंगनी क्षेत्र। अगर आप बामर श्रेणी की बात करते हो, तो बामर श्रेणी में आप ऊपर से सीधा कहां आते हो? दृश्य क्षेत्र में आती हैं सारी की सारी चीजें, जहां आप किसी भी उच्च कोश से, उच्च क्षेत्र से, उच्च कक्ष से सीधा 2 नंबर पे आके गिरते हो, दूसरे कक्ष पे आके गिरते हो। ठीक है, 1 पे नहीं आते, दूसरे कक्ष पे आके गिरते हो। तो हम बोलते हैं अगर ये दृश्य क्षेत्र में लाई करता है, यानी कि बामर श्रेणी में आपको विबग्योर देखने को मिलता है, जो आपके 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष वाले। सही है। इसी के बाद अगर आप पाषाण श्रेणी, पाषाण नहीं होगा, ये होगा पाषाण, तो चाहे पाषाण श्रेणी हो चाहे ब्रैकेट श्रेणी हो, ये आपकी आती है अवरक्त। अवरक्त क्षेत्र। ठीक है, ये कहां आती हैं? अवरक्त क्षेत्र में। ठीक है जी, पाषाण और ब्रैकेट। तो आपको तो दृश्य क्षेत्र का आंसर करना था। अगर दृश्य क्षेत्र का आंसर करना था तो दृश्य क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। दृश्य क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो अगर सवाल ने कहा कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में निम्न में कौन सी संक्रमण श्रेणी दृश्य में पड़ती है, तो दृश्य क्षेत्र में बामर श्रेणी पड़ती है भाई साहब, और वो आपने टिक कर दिया है। ठीक है, समझ आई बात अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है? बढ़िया, आसान सवाल है अभी तक तो यार, आसान ही चल रहा है यार, पूरा चैप्टर ही आसान है, तुम देखते जाओ देखते जाओ। अब देखो ये वाला सवाल आया, देखो जरा ये वाला सवाल आया। ये आपको कह रहा है ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करो। ये आपको कह रहा है ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करो। अब क्या इसने आपको बोला है कि ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे स्पीशीज है? नहीं बोला। अगर नहीं बोला तो सिंपल सी बात है, यहां पे कौन सा रूल लगा कि ऊर्जा का क्रम निकालेंगे हम? N+L रूल। भाई देखो सीधा सा रूल बना लो, जब तक कुछ मेंशन ना हो N+L ही माना करो। अगर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसा कुछ मेंशनड है तो उसको N रूल माना करो। ठीक है, अगर N+L रूल लगाना है तो समझो ध्यान से, आपको अच्छे से पता होगा N तो क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या 4 या 5, 4 या 5 या ये 6। L क्या होता है? दिगंशी क्वांटम संख्या से आता है, जो उपकोष के बारे में बताता है, SPDF। तो आप ये बोलेंगे कि L के मान से उपकोष का पता चलता है। जैसे अगर आपने बोला L का मान है 0 तो S उपकोष, L का मान है 1 तो P उपकोष, L का मान है 2 तो D उपकोष, L का मान है 3 तो F उपकोष। ठीक है, ये हो गया। अब अगर ऐसा है तो बेटा ध्यान से देखना, आपके पास कौन कौन है? आपके पास है 4D, 5P, 5F, 6P। ठीक है जी, ये हैं 4। अगर ये चारों हैं तो सभी में अगर N+L चेक करने की कोशिश करें, सभी में अगर N+L चेक करने की कोशिश करें तो हम बोलेंगे यहां पे N हो गया 4 और D के लिए L का मान होता है 2, तो 4 + 2 ये वैल्यू आ गई 6। ठीक है, यहां पे N हो गया 5, L के लिए P का मान होता है 1, तो ये हो गया 5 + 1 यानी कि 6। अगर 5F की बात करें तो N का मान हो गया 5 और F के लिए L का मान होता है 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8। और सिमिलरली यहां पे ये हो गया 6 + 1, ये हो गया 7। ठीक है, तो सीधी सी बात है यार, जैसे जैसे N+L बढ़ेगा वैसे वैसे ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो अगर इस तरीके से तुम्हें समझ में आने लगी चीजें तो आप बोलोगे सर 5F को सबसे ज्यादा ऊर्जा मिल जाएगी क्योंकि उसका N+L सबसे ज्यादा है। उसके बाद में 6P को मिल जाएगी क्योंकि उसका N+L थोड़ा कम है। और उसके बाद में 4D और 5P में से फैसला करना पड़ेगा, कैसे करें? क्योंकि N+L तो बराबर है। तो सर N+L बराबर है तो क्या इन दोनों की ऊर्जा भी बराबर हो जाएगी क्या? नहीं बेटा, अगर N+L बराबर आ जाता है तो उस स्थिति में आप N को प्रायोरिटी देते हो। उस स्थिति में आप क्या करते हो? N को प्रायोरिटी देते हो। तो आप बोलोगे 5P की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी किसके कंपैरिजन में? 4D के कंपैरिजन। तो ये बेटा जी आपका बनेगा फाइनल ऑर्डर। क्या बोलोगे आप बोलोगे N+L जीतता है, और जहां N+L बराबर आता है वहां N जीतता है।
जिसका n ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा। तो उस तरीके से 5f में n प्लस एल का मान 8 आ रहा था तो वो सबसे ज्यादा। फिर 6p में 6 + 1 7 आ गया, 5p में 6 आ गया और 4d में भी 6 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में ऑर्डर होगा 5f, फिर 6p, फिर 5p, फिर 4d। 5f, 6p, 5p और 4d। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। सही है, दैट्स इट, सो सिंपल। तो n प्लस एल रूल जो होता है ये क्वांटम संख्या से आता है और ये आपको ऊर्जा का क्रम बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो जब मेंशन्ड होता अगर यहां कि हाइड्रोजन वाले परमाणु के लिए बताओ या हाइड्रोजन जैसे स्पीशी के लिए बताओ, तो मैं n प्लस एल रूल यूज नहीं करता, तो मैं n रूल यूज करता। जिसका n ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा, जहां n बराबर वहां ऊर्जा भी बराबर। ठीक है, पर नहीं मेंशन्ड है तो ये मेंशन करना है, ये यूज करना है बिना कहे हमेशा। सही है बेटा, चलो आगे बात करते हैं। आइए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चलना है तो अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, ध्यान से सुनो, बोर मॉडल पे आधारित सवाल। बोर मॉडल पे आधारित सवाल क्या कह रहा है? यदि हाइड्रोजन परमाणु के पहले बोहर कक्ष के लिए इलेक्ट्रॉन का वेग 2.19 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकंड हो, तो द्वितीय कक्ष के लिए इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा? तो बेटा जी आपको बोल रहा है पहले कक्ष में वेग दिया हुआ है और द्वितीय कक्ष का वेग पूछा है। पहले कक्ष का वेग दिया हुआ है और द्वितीय कक्ष का वेग पूछा है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा यार सीधी सी बात है, जो वेग होता है वो समानुपाती होता है z बटा n के। अगर आपको पूरा सूत्र याद नहीं भी रखना है तो आप इतना याद रख सकते हैं कि किसी भी nth बोहर कक्ष में इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो समानुपाती होता है z बटा n के। अगर वो समानुपाती है z बटा n के तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं? हम यहां से क्या बोल सकते हैं? हम यहां से ये बोलेंगे क्या कि v1 अपॉन v2, मतलब n = 1 और n = 2 का जो रेशो है ये किसके बराबर हो जाएगा? z1 अपॉन z2 इंटू n2 अपॉन n1, z1 अपॉन z2 इंटू n2 अपॉन n1, इसके बराबर होगा। अगर ये चीज इसके बराबर हो जाएगी तो अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन परमाणु ही तो है दोनों में। अगर हाइड्रोजन परमाणु है तो z तो बराबर ही होगा, तो वो तो कट जाएगा। अगर वो कट गया तो यहां से समझ आ रहा होगा कि v1 अपॉन v2 जो है ये किसके बराबर होगा? n2 अपॉन n1 के। v1 अपॉन v2 किसके बराबर होगा? n2 अपॉन n1 के। सही है, ठीक है। हमें क्या करना है? द्वितीय कक्ष के लिए इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे v2 लिखा तो v2 किसके बराबर हो जाएगा? v1 इंटू n1 बाय n2। v2 किसके बराबर हो जाएगा? v1 इंटू n1 बाय n2। अगर ये इसके बराबर होगा तो देखना v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? v1 को एक बार एज इट इज रखते हैं, n1 बाय n2। n1 है प्रथम कक्ष, n2 है दूसरा कक्ष, तो 1/2। n1 है प्रथम कक्ष, n2 है दूसरा कक्ष, तो 1/2। यहां से समझ आता है कि जो v2 है वो किसके बराबर हो जाएगा? v1/2 के। v2 किसके बराबर हो जाएगा? v1/2 के। सही बात है, ठीक है जी। अगर v2 v1/2 के बराबर हो गया और आपको v1 का मान ऑलरेडी दिया हुआ है 2.19 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, तो बेटा जी v2 क्या हो जाएगा? v1/2 यानी 2.19 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 2 मीटर प्रति सेकंड। इसको सॉल्व कर लो। इसको अगर सॉल्व करोगे तो वैल्यू बनेगी 1.09। ठीक है, 1.09 बनेगी क्या? तो ऐसे करके देख लो ना यार, 219 है, 219 है, इसको बटा 2 करना है, इंटू 100 करना है। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर दो। 2 1 = 2, ठीक है जी, 0, 2 9 = 18 और फिर क्या आ जाएगा? 18, 1 बचेगा, पॉइंट लग के आ जाएगा 5। ठीक है जी, इसका 0 यहाँ आ जाएगा, आंसर क्या आएगा? 1.095। यही तो हम भी कर रहे थे। जब आप इसको डिवाइड करोगे, जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 1.095। तो आंसर क्या आएगा? v2 लगभग 1.095 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। 1.095 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। अब सर इसमें से तो कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा। तो बेटा ध्यान से देखना, 1.095 इसे तू लगभग 1.01 भी तो बोल सकता है या नहीं लिख सकता है? ये लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? अगर ये लिख सकता है 1.01 क्या 1.1, ऑब्वियसली 1.1 ये लिख सकता है ना। अगर लगभग ये लिख सकता है तो हमारा आंसर आ गया ना, ऑप्शन नंबर ए। दैट्स इट, सो सिंपल।
सही है। तो आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला भी ना पता हो, सिर्फ समानुपाती पता हो किसके होता है, तब भी आप सॉल्व करते हो। और ये खाली वेग पे नहीं, बोहर मॉडल के त्रिज्या पर, ऊर्जा पर, सभी पे पूछा जाता है सवाल। तो आपको अच्छे से आएगा तो आप जल्दी कर पाओगे सवाल को सॉल्व। आई गेस आपको समझ आ रहा होगा, राइट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इजी क्वेश्चन था। चलो जी आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये आ गया ऊर्जा के ऊपर। किस पे आ गया ये? ऊर्जा के ऊपर। ध्यान से देखो सवाल को। यदि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोहर कक्ष के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोहर कक्ष के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, यह आपको दिया है। तो उसी हाइड्रोजन परमाणु के लिए निम्न में से उसकी उत्तेजित अवस्था के लिए ऊर्जा का मान क्या होगा? ठीक है, उत्तेजित अवस्था के लिए ऊर्जा का मान क्या होगा? तो बेटा इसको करने की ना एक ट्रिक समझाता हूं ये बहुत पूछा जाता है सवाल। तो देखो ध्यान से, हम ना बोहर के कक्ष बना देते हैं इस तरीके से। ये हो गया n = 1, ये हो गया n = 1, ठीक है, सपोज करो। ये हो गया n = 2, ये हो गया n = 3, ये हो गया n = 4, ये हो गया n = 5, और इस तरीके से आप आगे भी जाते रहते हो। आप n = इन्फिनिटी तक जा सकते हो, ठीक है। अगर n = इन्फिनिटी तक जा सकते हो तो उस वाले पे एनर्जी यहां आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हाइड्रोजन परमाणु है तो हम ये कह सकते हैं क्या कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए nth बोहर कक्ष में ऊर्जा का क्रम होता है, या ऊर्जा का सूत्र होता है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी भी nth बोहर कक्ष का ये सूत्र है। अब सवाल ने आपको बोला है प्रथम बोहर कक्ष की ऊर्जा का मान ये है -13.6। तो अगर मैं यहां पे प्रथम बोहर कक्ष की बात कर रहा हूं तो हाइड्रोजन के लिए Z का मान तो 1 हो गया, और प्रथम बोहर कक्ष है तो n का मान भी 1 हो गया। इसको जैसे ही रखोगे तो E1 का मान वैसे ही सॉल्व होके -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। सही है, E1 आ गया। आपसे सवाल ने कहा है उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा का मान क्या क्या हो सकता है उन चारों ऑप्शन में से। पहले पता कर लेते हैं ना उत्तेजित अवस्था का मान क्या है। तो बेटा जो मूल अवस्था है, सबसे पहला क्रम जो है, ये मान है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सोचो अगर n = 2 होगा, तुम्हें समझ में आ रहा है z का मान तो 1 हो गया, तो En का मान केवल आ गया -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब n = 2 होगा तो यहाँ 2 रख दो, 3 होगा तो यहाँ 3 रख दो, 4 होगा तो 4 रख दो, 5 होगा तो 5 रख दो। तुम्हें वैल्यूज मिलती जाएगी उत्तेजित अवस्था की। उत्तेजित अवस्था होती क्या है? मूल अवस्था के ऊपर जो जो अवस्थाएं हैं वो सारी उत्तेजित अवस्था है। तो बेटा जी अगर उस तरीके से वैल्यू मिल जाएगी तो देखो n का मान 2 रख के सॉल्व कर सकते हो, बट मैं ये कहूंगा अगर ये वैल्यूज तुमने याद कर ली ना तो जिंदगी भर का छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि परमाणु की संरचना में ये प्रोफाइल बहुत पूछी जाती है। तो ये याद रख लो, वैल्यूज आसानी से याद हो जाती हैं। देखना जब यहाँ पे n का मान 2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 रखते हो तो ये वैल्यू सॉल्व होके आती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब n का मान 3 मतलब 3 का स्क्वायर 9 रखते हो तो यहाँ वैल्यू सॉल्व होके आती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब n का मान 4 मतलब 4 का स्क्वायर 16 रखते हो तो वैल्यू सॉल्व होके आती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके ऊपर जब आप जाते हो n का मान 5 रखते हो तो वैल्यू सॉल्व होके आती है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और जब अनंत तक चले गए तो n का मान अगर अनंत रखोगे तो वैल्यू आएगी 0। वैल्यू क्या आएगी? 0। धीरे धीरे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ते रहते हैं हम। तो आपको मैं कहूंगा ये 5 वैल्यूज याद रख लो, तुम्हारा काम चल जाएगा। अब जैसे सपोज करो एग्जाम ने बोला कि इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पे आ रहा है हाइड्रोजन परमाणु में बोहर कक्ष के अंदर, तो बताओ ऊर्जा का अंतर क्या है? तो आप पहले 3 पे ऊर्जा निकालोगे, फिर 2 पे ऊर्जा निकालोगे, फिर अंतर लोगे। पर अगर ये वैल्यू याद होगी तो भाई सीधी सी बात है ना, 3 से 2 ये अंतर ही तो पूछा है, वैल्यू याद है, सीधी माइनस कर दो ना, काम बन गया, ठीक है। तो इनको याद रखने के बहुत फायदे हैं, इसे याद रखो, काम आएगा। फिजिक्स में भी काम आता है, केमिस्ट्री में भी काम आता है, ठीक है। अब सवाल करते हैं, आइए
अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है यदि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोहर कक्ष के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, हमने कर लिया, तो उसी हाइड्रोजन परमाणु के लिए उसकी उत्तेजित अवस्था के लिए ऊर्जा का मान इनमें से क्या होगा? तो सोचो, -6.8 क्या कहीं पे आ रहा है? -6.8 नहीं आ रहा, ठीक है जी, नहीं हो सकता। प्लस का 6.8 कहीं पे भी आ रहा है, 6.8 नहीं हो सकता। कहीं पे भी आ रहा है 4.2 नहीं, 4.2 नहीं आ रहा। -13.6 का 3.4 आ रहा है माइनस का, फिर 1.5 आ रहा है माइनस का। तो अगर मैग्नीट्यूड भी चेक करें, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन तो टिक करना ही है, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द आंसर। बाकी तीनों वैल्यूज है ही नहीं। अब सोचो, तुम ना निकाल के देखते, एक बार n को 2 रखते, फिर n को 3 रखते, फिर n को 4 रखते, फिर n को 5 रखते। अगर ये याद है तो डायरेक्ट ही टिक हो जाएगा, पता ही है इनमें से कोई आता ही नहीं है उसमें। अब सपोज करो सर हमारा तो -3.4 आ रहा था, आपने +3.4 को क्यों टिक किया? क्योंकि बेटा हमें और कोई साइन यहां पे मिला ही नहीं ना। हाँ, अगर दो ऑप्शन ऐसे होते कि एक 3.4 और एक -3.4, तो मैं पक्का -3.4 को टिक करके आता। समझे आप बात? क्लियर है? तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। सही है बेटा? तो इस वैल्यूज को आप याद रखोगे, ये याद रखोगे तो आप ही के लिए फायदे की बात है, और ये अभी आगे के सवालों में भी काम आएगी। ठीक है, अभी दिखाऊंगा तुम्हें और कहां काम आएगी। चलिए, तो इसके साथ में हमने ये वाला सवाल भी निपटा दिया। आंसर आ गया हमारा ए। आई गेस आपको अच्छे से समझ आया होगा, कोई इश्यू इसमें नहीं आया होगा। आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, बेहतरीन सवाल, बहुत ही इजी सवाल। क्या कह रहे हैं? यदि प्रथम बोहर कक्ष के लिए त्रिज्या का मान x हो, कुछ ना मेंशन हो तो आप हाइड्रोजन परमाणु मान लिया करो। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोहर कक्ष के लिए त्रिज्या का मान x हो। त्रिज्या का मान क्या हो? अगर x हो तो तीसरे कक्ष के लिए इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली लैम्डा का मान क्या होगा? तीसरे कक्ष के इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली लैम्डा का मान क्या होगा? अब क्वेश्चन ये आया कि ये तो बोहर मॉडल की बात हो रही थी और ये डी ब्रोगली मॉडल की बात हो गई। तो ऐसा कोई रिलेशन तुम्हें याद है क्या जहां पे बोहर मॉडल डी ब्रोगली से रिलेट होता हो? हाँ, ये बात है कि बोहर ऐसा कहता था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी कक्ष में जब घूमता है तो कण की तरह घूमता है, परंतु डी ब्रोगली ने इस बात पे सवाल उठाया और उसने बोला इलेक्ट्रॉन कण की तरह नहीं, इलेक्ट्रॉन तो तरंग की तरह घूमता है। कैसे घूमता है? तरंग की तरह घूमता है। तो वहां पे पता चला कि एक्चुअली जिसको तुम बोहर का वो बोल रहे थे कक्ष, या 2πr जिसको तुम उसका पूरा वृत्त बोल रहे थे, सर्कमफेरेंस बोल रहे थे, परिधि बोल रहे थे, वो आपके पास में वेव के घूमने की जगह है। तो यहां से एक रिलेशन निकाला था हम लोगों ने, पढ़ाया जाता है आप लोगों को, 2πr = n लैम्डा, जहां पे Rn है बोहर की त्रिज्या किसी भी कक्ष में, n है वहां पे वो कितनी वेव बना रहा है, और लैम्डा है उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो ध्यान से समझो, आपको कह रहा है कि तीसरे कक्ष के लिए इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली लैम्डा का मान क्या होगा। अगर तीसरे कक्ष की बात करनी है, यानी कि n का मान 3 हो गया, अगर n का मान 3 हो गया तो 2πr3 किसके बराबर हो गया? 3 लैम्डा के। 2πr3 किसके बराबर हो गया? 3 लैम्डा के। n का मान 3, n का मान 3। सही है जी। हमें तो लैम्डा निकालना है, मतलब R3 का मान पता चल जाए x के टर्म्स में तो हमारा काम बन सा जाएगा। अब R3 का मान कैसे पता चलेगा? तो बेटा सोचो ना यार, R1 क्या होता है? R1 या R का सूत्र क्या होता है? Rn जो होता है तुम्हारा वो समानुपाती होता है n² के। आई गेस आपको याद होगा, Rn का सूत्र होता है 0.529 n² एंगस्ट्रॉम। पर अगर हम समानुपाती देखें तो 0.529 तो आपका एक स्थिरांक है, तो Rn समानुपाती होता है n² के। अब आपको पहले कक्ष की R1 का मान x दिया हुआ है और तीसरे कक्ष का आप निकालना चाहते हो, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं n1² अपॉन n3²। ठीक है, और z तो सेम ही है क्योंकि हाइड्रोजन ही है, z तो सेम ही है क्योंकि हाइड्रोजन ही है। अगर ऐसा है तो ये चीज आ गई। अगर इस चीज को सॉल्व करोगे तो n1² हो गया 1 का स्क्वायर और n3² हो गया 3 का स्क्वायर। ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1/9। ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1/9। ठीक है, तीसरा कक्ष और पहला कक्ष। अगर R1 अपॉन R3 का मान 1/9 के बराबर है
R1 अपॉन R3 का मान यदि 1/9 के बराबर है तो यहां से R3 का मान 9R1 के बराबर आ रहा होगा। R3 का मान 9R1 के बराबर आ रहा होगा, और R1 का मान अगर x है तो R3 का मान तो बेटा 9x आ रहा होगा। R3 का मान कितना आ रहा होगा? 9x। अगर R3 का मान 9x आ रहा है तो यहां पे रख के देखिए वैल्यू 2 पाई इंटू 9x इज इक्वल टू 3 लैम्डा। तो 3 से 9 कट गया 3 टाइम, तो यहां पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 6 पाई x। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 6 पाई x। जिन बच्चों को यहां नहीं समझ में आ रहा है, ये ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है, तो आइए अगले पेज पे चलते हैं। अपने पास कोई कंजूसी तो है ही नहीं। हम बोलेंगे 2 पाई R3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा। अब देखो R3 की वैल्यू तुमने ऑलरेडी निकाल ली बोहर वाले सूत्र से रिलेट करके खोपचे में। अगर साइड में खोपचे में वैल्यू आ गई तो किसी को पता नहीं चलेगा। इसको यहां पे पुट कर दो ना यार। अगर इसको यहां पे पुट कर दोगे तो ये आ गया 9x, ये किसके बराबर हो गया? 3 इंटू लैम्डा। लैम्डा ही तो निकालना है, सो सिंपल 2 पाई इंटू 9x डिवाइडेड बाई 3 की टेबल से इसको काटा 3 टाइम, क्या बना? 2 पाई इंटू 3x। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 6 पाई x। आंसर क्या आ जाएगा? 6 पाई x। तो डी ब्रोगली का तरंग दैर्ध्य बोहर के तीसरे कक्ष में अगर पहले कक्ष की त्रिज्या का मान x है तो ये होगा। सही है, तो आंसर आ गया 6 पाई x। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। समझ आई बात अच्छे से? पक्का? आगे बढ़ जाए, चलो आगे चलते हैं। अगर आगे चलते हैं तो अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल हमको क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है, ये यार प्रकाश विद्युत प्रभाव का सवाल लग रहा है, पढ़ के देखिए क्या? आइए पढ़ के देखते हैं। यदि किसी धात्विक सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की आवृत्ति का मान 2 गुना हो जाए तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? अच्छा ठीक है, आइए ट्राई करके देखते हैं। पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाएंगे तभी बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो मैंने क्या बोला? मैंने यही धात्विक सतह बना ली, 2 जगह बना ली क्या? ठीक है भाई। मैंने कहा इस धात्विक सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की आवृत्ति का मान, तो भैया अगर यहां पे प्रकाश की आवृत्ति पड़ रही है जिसकी आवृत्ति है म्यू, ठीक है न्यू, अब इस पे हमने बोला वही पड़ रही है 2 न्यू। क्या पड़ रही है? 2 न्यू। तो ये है न्यू और वो है 2 न्यू। ठीक है जी। तो प्रकाश की सतह पर पड़ने वाले, मतलब धातु की सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की आवृत्ति का मान अगर दुगना हो जाए, न्यू से 2 न्यू हो जाए, तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलेगा, यहां से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी गतिज ऊर्जा पे क्या कमेंट करें? तो यहां अगर गतिज ऊर्जा K1 है, यहां अगर गतिज ऊर्जा K2 है, तो आप समझें इस धातु का जो वर्क फंक्शन होगा वो तो दोनों जगह सेम ही होगा, फाई होगा कार्यफलन। यहां भी फाई, यहां भी फाई। आपको बताना है K2 जो है वो K1 से ज्यादा है, कम है, उसके आधा है, उसके दुगने से ज्यादा है, क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं यार, बता देंगे, क्या दिक्कत है? हमें तो एक बात पता है कि ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, और ये कि भैया जो आने वाला फोटोन है अगर उसकी आवृत्ति है न्यू तो उसकी ऊर्जा होगी एच न्यू। ठीक है, कार्यफलन है फाई और निकलने वाला है K1। तो हम बोलेंगे जितनी ऊर्जा आएगी उतनी तो जाएगी, तो 5 प्लस K1 के बराबर हो जाएगा E1। सिमिलरली यहां पे अगर यहां से E2 ऊर्जा आएगी तो हम बोलेंगे जितनी ऊर्जा आएगी उतनी तो जाएगी, तो E2 जो है वो 5 प्लस K2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, E1 का जो मान है ये क्या होगा? एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस K1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? H इंटू 2 न्यू इक्वल टू 5 प्लस K2। अब ध्यान से देखो जरा, दोनों इक्वेशंस को लिख के दिखाता हूं मैं। पहली इक्वेशन है एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस K1, इसको मान लो पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है 2H न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस K2, ये है दूसरी इक्वेशन। अब मुझे तो K1 और K2 में रिलेशन चाहिए। अगर K1 और K2 में रिलेशन बताना है तो हम H न्यू जो ऊपर वाली इक्वेशन का है उसको नीचे वाली इक्वेशन में H न्यू की जगह डाल दें। अगर ऐसा कर दें तो 2 टाइम्स 5 प्लस K1 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा?
फाइव प्लस के टू के, 2 टाइम्स 5 प्लस के वन किसके बराबर हो जाएगा, 5 प्लस के टू के। अगर ऐसा होगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 2 5 प्लस 2 k1 इज इक्वल टू 5 प्लस के टू। सही है। अब देखो यहां पे अगर तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम इसको लिखोगे 2 5 प्लस 2 k1 इज इक्वल टू 5 प्लस के टू। ये बन गया। ठीक है, यहां से इस 5 को उठा के अगर यहां ले आए तो हम बोलेंगे 2 5 माइनस 5 प्लस 2 k1 इज इक्वल टू के टू। सही है। 2 5 माइनस 5 हो गया 5 प्लस 2 k1 और ये किसके बराबर हो जाएगा, के टू। ये किसके बराबर हो जाएगा, के टू। तो यानी कि जब आवृत्ति को दुगना किया था तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा थी उसका मान था k2। पहले जब फोटोन न्यू आवृत्ति का पढ़ा था तो गतिज ऊर्जा का मान था k1। k2 और k1 में क्या रिलेशन निकला, हम बोलेंगे जो k2 है वो उसके दुगने से भी ज्यादा निकला। दुगना होता तो 2k1 होता, उसमें भी +5 हो रहा है। मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला आवृत्ति दुगना करने पे उसकी गतिज ऊर्जा का मान दुगने से भी ज्यादा है। अगर दुगने से भी ज्यादा है तो भाई साहब कौन सा ऑप्शन टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मुझे सही दिखाई दे रहा है, दुगने से ज्यादा। सही है, समझ आ रही है बात। एक बार ध्यान से देखें फिर से सवाल। हमने बोला एक धात्विक सतह जिसका कुछ कार्यफलन रहा होगा उस पर न्यू आवृत्ति का प्रकाश आ रहा है और जो फोटो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसकी गतिज ऊर्जा का मान k1 है। सही है। ठीक है, तो हमने बोला इसके लिए अगर आइंस्टीन वाली इक्वेशन लगाएं, या तुम्हें आइंस्टीन इक्वेशन नहीं याद रखनी तो तुम तो सीधा बोलो ऊर्जा का संरक्षण अगर लगाएं तो E1 हो गया 5 प्लस k1 के बराबर। E1 हो गया 5 प्लस k1 के बराबर। तो E1 आ रहा है h न्यू, किसके बराबर है, 5 प्लस k1। ठीक, अब इस इक्वेशन पे आओ, इस पे आओ। ये दूसरी धात्विक सतह है जिसका कार्यफलन है 5। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है 2 न्यू आवृत्ति का, इस धात्विक सतह पे आके टकरा रहा है और k2 ऊर्जा से निकल रहा है बाहर। आपको बताना है k2 ऊर्जा k1 के बराबर है या कम है या ज्यादा है। हमने कहा ठीक है, अब यहां पे ऊर्जा का संरक्षण लगाएं तो I कितनी एनर्जी, 2h न्यू, किसके बराबर, 5 प्लस k2 के बराबर। अब ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ऊपर वाली इक्वेशन से h न्यू का मान मैंने नीचे 2 के आगे पटक दिया और इसको सॉल्व कर दिया। इसको सॉल्व कर दोगे तो k2 का मान आया k1 2k1 प्लस 5, मतलब दुगने से ज्यादा। अगर 2k1 माइनस 5 आता तो हम कहते दुगने से कम, एग्जैक्ट 2k1 आता तो हम कहते दुगना, पर 2k1 प्लस 5 आया मतलब दुगने से भी ज्यादा आ रहा है। तो हम बोलेंगे गतिज ऊर्जा जो आ रही है फोटो इलेक्ट्रॉन की वो क्या है, के दुगने से ज्यादा है। नया वाला के दुगने से ज्यादा है। सही है साहब, समझ आई बात, आसान था क्वेश्चन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा। आगे चलो, इस सवाल को देखो। अब यहां पे तुम्हारा वो ऊर्जा वाला पॉइंट दोबारा यूज होगा जो मैंने बोला था। यहां पे ऊर्जा वाला पॉइंट दोबारा यूज होगा जो मैंने बोला था। ध्यान से पढ़े सवाल को, अच्छा सवाल है। बोहर हाइड्रोजन परमाणु के लिए निम्न में से कौन सा संक्रमण अधिकतम लैम्डा का प्रकाश उत्सर्जित करेगा। बेटा इस लाइन को ध्यान से देखें, कौन सा संक्रमण अधिकतम लैम्डा का प्रकाश उत्सर्जित करेगा। मतलब तुम 4 से 5 आए, 3 से 2 आए, किसी भी संक्रमण पे जब तुम गए तो तुम्हें बताना है कहां पे लैम्डा अधिकतम होगा। तो आपको ये बात समझ आए कि अगर आप किसी एक कक्ष से दूसरे कक्ष पे आएंगे तो ऊर्जा का अंतर आएगा, और ऊर्जा का जो अंतर है ये लगभग hc बाय लैम्डा के समानुपाती हो सकता है, क्योंकि जो भी तुम्हारे पास में फोटोन निकलेगा उसकी कोई तरंग दैर्ध्य तो होगी। तो अगर आपको लैम्डा क्या करना है, अधिकतम, तो लैम्डा अधिकतम जब होगा जब ऊर्जा कैसी होगी, न्यूनतम, क्योंकि तुम्हारा डेल्टा ई जो है वो लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आप साफ साफ कह सकते हो कि लैम्डा अधिकतम जब होगा जब ऊर्जा न्यूनतम होगी। लैम्डा अधिकतम जब होगा जब ऊर्जा न्यूनतम होगी। मतलब आपको बताना है ऐसा संक्रमण, आपको यहां पे चूज करना है ऐसा संक्रमण जिसमें ऊर्जा का जो अंतर है वो कैसा हो, न्यूनतम। ऐसा संक्रमण जिसमें ऊर्जा का अंतर क्या हो, न्यूनतम। अब ऊर्जा का अंतर हो न्यूनतम और वो भी उत्सर्जन वाला। क्या कह रहे हैं, प्रकाश उत्सर्जित होगा। तो बेटा उत्सर्जन अगर हो रहा है, ध्यान से पढ़ो सवाल की एक एक लाइन। उत्सर्जन का मतलब होता है उच्च कक्ष से निम्न कक्ष की तरफ आना।
उच्च कक्ष से निम्न कक्ष की तरफ आना, मतलब 4 से 3 पे जाना, 5 से 2 पे आना, 3 से 1 पे आना, मतलब ज्यादा ऊर्जा कक्ष से बड़े नंबर वाले कक्ष से कम नंबर वाले कक्ष पे आना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो 4 से 5, ये तो निम्न से उच्च पे जा रहा है, तो ये तो उत्सर्जन नहीं हुआ, ये तो अवशोषण हुआ। ऐसे ही ये 2 से 4 निम्न से उच्च पे जा रहा है, ये भी उत्सर्जन नहीं हुआ, ये तो अवशोषण हुआ। तो ये दोनों तो हो गए रिजेक्ट। आंसर आएगा बी या सी में से एक, 4 से 3 या 3 से 2। अब अगर इनमें से कोई एक आंसर होना चाहिए तो हम क्या करें फिर ऐसा यहां पे जिससे अपना काम बन जाए? तो बेटा जी 4 से 3 में हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या ऊर्जा का अंतर आ रहा है, या तो तुम निकाल सकते हो, क्या कर सकते हो, तुम बोल सकते हो, ठीक है आओ मैं तुम्हें ट्राई करवाता हूं। या तो तुम ये कर सकते हो ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन नहीं, तुम्हें कौन सा ऑप्शन ट्राई करना है, 4 से 3, बी ऑप्शन। अगर ये ट्राई करना है तो तुम बोलोगे ऊर्जा का अंतर होगा फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल ऊर्जा होगी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस ऑफ -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा -13.6 बटा 9, ये माइनस माइनस हो गए प्लस 13.6 बटा 16। इसको सॉल्व करेंगे तो 13.6 हो गया कॉमन, 1/16 माइनस 1/9। इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब एक में इतना टाइम लगा दोगे फिर तुम अगला केस भी ट्राई करोगे, कौन सा, सी वाला। सी वाला केस क्या है, 3 से 2, फिर से वही डेल्टा ई लिखोगे, उसको पूरे को सॉल्व करोगे तब जाके आंसर आएगा। इतना टाइम है क्या तुम्हारे पास एग्जाम में लगाने के लिए, या एक ही सवाल करके आना है पेपर में? ऐसा तो नहीं है ना। अगर ऐसा नहीं है तो फिर याद करो, अगर जो सर ने बात बताई थी उसे मान लिया होता कि n इक्वल टू 1 पे हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू 2 पे ऊर्जा होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू 3 पे ऊर्जा होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। n इक्वल टू 4 पे ऊर्जा होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू 5 पे ऊर्जा होती है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस इतनी याद रखने के लिए कह रहा हूं, इससे ज्यादा याद रखने का कह ही नहीं रहा मैं। इन्फिनिटी पे तुम्हें पता है 0 होती है। अब देखो तुम्हें क्या चेक करना था, अगर वो वैल्यूज याद होती तो 2 मिनट का काम भी नहीं होता, 2 सेकंड का काम, मतलब 4 से 3। अगर 4 से 3 आना है तो बाबा ध्यान से देखो, 4 से 3 आना है तो ठीक है ना यार, डेल्टा ई निकाल दो ना। यहाँ पे क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब हम क्या बोलेंगे, 4 से 3 आ गए तो हम बोलेंगे -1.51 माइनस ऑफ -0.85। इसे सॉल्व कर दो, ये सॉल्व करना तो आसान है, लगभग 0.7 के आसपास आएगा आंसर। अच्छा अगला क्या है, 3 से 2। अगर 3 से 2 आना है तो ध्यान से देखें, यहां वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलोगे -3.4, ठीक है, माइनस ऑफ -1.51। इसे अगर सॉल्व करोगे तो 1 प्लस कुछ करके आंसर आएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ करके आंसर आएगा। अब बेटा यहां 0.7 कुछ करके आंसर आ रहा है, यहां 1 पॉइंट कुछ करके आंसर आ रहा है, दोनों में से कम वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली ऊपर वाली है। अगर ऊपर वाली कम है तो मिनिमम ऊर्जा वहां पे है, यानी कि लैम्डा मैक्सिमम वहीं होगा। अगर लैम्डा मैक्सिमम वहीं होगा तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 4 से 3। सही आंसर क्या होगा, 4 से 3। अब बताओ बेटा 1 मिनट से भी कम टाइम लगा इसको करने में। अगर तुम्हें वैल्यूज याद है तो ये तो तुम आंखों ही आंखों में कर लोगे, और आंखों ही आंखों में कर लोगे तो समय बच जाएगा, और अगर समय बच जाएगा तो ऐसे ही हंसते खेलते सही जवाब भी आ जाएगा। अदरवाइज भाई सॉल्व करते रहो, सॉल्व करते रहोगे, टाइम लगाते रहोगे, फिर तो बस वही वाली बात है, ठीक है। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। यहां पे देखा जाता है टाइम कैसे बचाया जाता है और नंबर कैसे कबाड़े जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये याद नहीं करके जाएंगे। आप करके जाओगे तो आपका टाइम बचेगा। तुमने 3 बार देख लिया, ऐसा सेम सवाल आया हुआ, ठीक है, कर लोगे पक्का। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो वो फिर से आ गया बोहर मॉडल पे आधारित सवाल। हाइड्रोजन परमाणु के लिए nth तथा n+1th बोहर त्रिज्या के बीच का अंतर n-1th कक्ष की बोहर त्रिज्या के समान है, तो n का मान क्या होगा। सिंपल है, पहले जो सवाल ने कहा है वो करके देखते हैं, फिर वैल्यू पुट करते रहेंगे। आइए, सवाल कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए nth
तथा n+1th बोहर त्रिज्या के बीच का अंतर Rn+1 माइनस Rn किसके बराबर है? Rn-1 के। ठीक है, n+1 माइनस Rn का जो मान है वो Rn-1 के बराबर है। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे यहां पे n का मान क्या होगा। तो यार सीधी सी बात है, तुम्हें अच्छे से पता है Rn का मान क्या होता है। Rn का मान होता है 0.529 n² बाय z एंगस्ट्रॉम। अब मुझे बार बार ये 0.529 नहीं लिखना, तो मैं इसकी जगह R0 लिख देता हूं, R0 n² बाय z एंगस्ट्रॉम। ये आ गया। अगर Rn का मान ये आ गया तो Rn+1 क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे R0 इंटू n+1 का स्क्वायर बाय z। ठीक है, माइनस Rn का मान क्या हो जाएगा? R0 इंटू n² बाय z। और Rn-1 क्या हो जाएगा? R0 इंटू n-1 का स्क्वायर बाय z। ये बन गई इक्वेशन। अब हमने कहा हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु मतलब सभी के लिए z समान होगा, कट जाएगा। मैंने बोला 0.529 तो हर किसी के सूत्र में आ रहा है, तो R0 भी कट जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बेटा ये इक्वेशन तो बड़ी आसान सी बन गई। n+1 का स्क्वायर माइनस n² इज इक्वल टू n-1 का स्क्वायर। देखो तो सही है क्या? अगर ये चीज सही है तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। n+1 का स्क्वायर माइनस n² इज इक्वल टू n-1 का स्क्वायर। सॉल्व करें इसको तो ये a+b का स्क्वायर है, इसे खोलोगे तो n² + 1 + 2n माइनस n² इज इक्वल टू n-1 का स्क्वायर को खोलोगे तो n² + 1 - 2n। a - b का होल स्क्वायर था वो। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो n² से n² कैंसिल हो गया, यहाँ पे बना 2n + 1 और ये इधर क्या आ गया? n² - 2n + 1। अगर सारी चीज को एक जगह शिफ्ट कर दें तो n² - 2n + 1 तो एज इट इज था, इधर से -2n और -1 चला गया, पूरा 0 के बराबर हो गया। ये सॉल्व हो गया, +1 - 1 भी कैंसिल हो गया, ये बना n² - 4n इज इक्वल टू 0। n कॉमन अगर लोगे तो n - 4 इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ आई बात? अब बेटा अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो दो वैल्यू आएगी, या तो n का मान 0 हो या n - 4 0 के बराबर हो, यानी कि n का मान 4 हो। अब n का मान 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि भैया कोई भी 0 कक्ष थोड़ी होता है, तो n का मान क्या हो गया? 4। n का मान क्या हो गया? 4। अगर n का मान 4 हो गया तो भैया आपसे वही तो पूछा गया था, अगर n का मान 4 हो गया तो आपका आंसर आ गया। दैट्स इट, बल्ले बल्ले हो गई अपनी तो। सही है, n का मान निकालना था, मैथ्स का सवाल था ये बेसिकली, इसको मैं केमिस्ट्री का सवाल ही नहीं कहूंगा। केमिस्ट्री बस उस फॉर्मूले तक पहुंचने की थी, आगे तो तुमने 10वीं तक कैसी मैथ्स पढ़ी है वो सब है, धराचार्य वराचार्य क्वाड्रेटिक बनाना, बस सवाल हो गया। ठीक है, आसान था, इजी सवाल आता है। कोई भी ऐसा तोड़ू सवाल लिया है जो पल्ले ही ना पड़े, दिमाग में घुसे ही नहीं, और अगर इनमें से भी कोई अभी तक नहीं घुस रहा था तो आई गेस अब घुसने लग गया होगा। राइट, ठीक है जी, बहुत बढ़िया है, बहुत ही सही है। आइए अगले सवालों पे चलते हैं। अगर आगे के सवालों पे चलना है तो आइए एक एक करके स्टार्ट करें। अब आए हैं हम क्वांटम नंबर्स पे। कहां आए हैं हम? क्वांटम नंबर्स पे। देखना जरा सवाल क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्याओं का अरेंजमेंट असंभव है? निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्याओं का अरेंजमेंट असंभव है? अगर असंभव की बात करनी है तो बेटा यार सीधी सी बात है, देखो तुम्हें ना क्वांटम नंबर्स के बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, तभी तुम बता सकते हो। जैसे n का मान जो होती है मुख्य क्वांटम संख्या, इसका मान होता है 1 2 3 4, ऐसे करते करते अनंत तक कुछ भी। ठीक है, अगर आप बात करते हो l की दिगंशी क्वांटम संख्या, तो इसका मान होता है 0 से n-1 तक। इसका मान क्या होता है? 0 से n-1 तक। मतलब ये कि अगर n का मान है 1 तो l का मान होगा केवल 0। अगर n का मान है 2 तो l का मान होगा 0 और 1। अगर n का मान है 3 तो l का मान होगा 0 1 2। मतलब जो भी n होगा उससे एक कम होगा। मतलब ये रूल है कि n का मान हमेशा l से ज्यादा होना चाहिए, n हमेशा l से ज्यादा ही होगा। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, कभी भी n और l बराबर नहीं हो सकते। सही है, चलो जी ये बात हो गई। अब हम बात करें ml की, तो ml होता है -l से +l।
ml क्या होता है, माइनस एल से प्लस एल, कहां से कहां, इंक्लूडिंग जीरो, माइनस एल से प्लस एल इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को मिलाकर माइनस एल से प्लस एल। जैसे अगर मैंने बोला एल का मान है 1 तो एम एल का मान होगा -1 से +1, मतलब -1 जीरो और +1। अगर मैंने कहा एल का मान है 2 तो एम एल का मान होगा -2 -1 0 +1 +2। अगर मैंने बोला एल का मान है 3 तो एम एल का मान होगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। समझ रहे हो बात? तो इस तरीके से ml चलता है। और अगर ml तक ये बात समझ में आती है तो बेटा s तो आप कभी निकाल ही नहीं सकते, ये या तो +½ होगा या -½ होगा, इस पे आपका कोई जोर नहीं है, ये तो अपनी मर्जी से डिसाइड होता है। ठीक है, चारों ऑप्शन में एक जैसा ही होगा ये। चलो, तो इनके हिसाब से बातें होंगी, क्लियर है? चलो, अगर इनके हिसाब से बातें होंगी तो हम एक एक करके ऑप्शन को ट्राई कर लेते हैं। जरा एक एक करके अगर ऑप्शन को ट्राई कर लेते हैं तो सुनिएगा ध्यान से। पहला ऑप्शन, अगर n का मान 3 है, अगर n का मान 3 है तो l का मान 2 है, तो l का मान हो क्या सकता था, 0 1 और 2, तो 2 हो सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। n का मान 3, l का मान 2 चलेगा। m का मान, तो ml का मान होता है -l से +l इंक्लूडिंग 0। आपने अगर l का मान 2 माना है तो ml का मान होगा -2 -1 0 +1 +2। तो देखना ml का मान क्या इनमें से कुछ आ रहा है, हाँ भाई -2, यानी कि सब कुछ सही है। फिर s का मान तो वैसे भी हमारे हाथ में होता नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही अरेंजमेंट है, हो सकता है, ठीक है। ये बी ऑप्शन पे आओ, बी ऑप्शन। ये पहला सवाल है तो इतना ढंग से लिख के बता रहा हूं, आगे तुम खुद समझ जाया करोगे। n का मान है 4, अगर n का मान है 4 तो कोई इलाज नहीं है। l का मान आपके हाथ में होता है 0 1 2 3, क्योंकि n से एक कम। अब इनमें से कोई भी वैल्यू होगी तो ठीक है, l का मान दिया गया 0, हाँ तो ठीक है, चलेगा। अगर l का मान आपने 0 माना तो ml का मान भी केवल 0 होगा, क्योंकि 1 होता तो -1 +1 होता ना, खाली 0 है तो ml भी 0 होगा, तो ml भी 0, वो भी ठीक है, तो ये भी सही है। फिर s का मान तो +½ ही दिया हुआ है, उस पर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। चलो जी, सी ऑप्शन पे आओ। अगर सी ऑप्शन पे आओगे तो यहां होगा खतरों के खिलाड़ी, देखना ध्यान से। अगर n का मान है 3 तो l का मान क्या क्या हो सकता है, तो l का मान हो सकता है 0 1 और 2। अगर n का मान 3 है तो l का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इनमें से कोई भी वैल्यू है तो ठीक है। l का मान 2 है, चलेगा। अब अगर l का मान 2 है तो बेटा ml का मान क्या होगा, -2 -1 0 +1 +2। इनमें से कोई एक वैल्यू हो सकती है, इनमें से कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। यहां क्या लिखी हुई है, -3। बेटा -3 तो संभव ही नहीं है ना, क्योंकि अगर l 3 होता तो m -3 हो पाता, पर l तो 3 है ही नहीं। अगर नहीं है तो ml भी -3 नहीं हो सकता। तो बेटा यही वो अरेंजमेंट है जो क्या है, संभव नहीं है, असंभव है। तो हमारा आंसर भी क्या है, यही है। हमारा आंसर भी क्या है, यही है। ठीक है, डी ऑप्शन देखो, n का मान है 5, n का मान है 5, तो l का मान क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4। क्या इनमें से कोई एक वैल्यू है, हाँ जी है, l का मान 3 है, मतलब सही है। अच्छा, तो ml का मान क्या हो जाएगा, अगर l का मान 3 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो ml का मान 0, हाँ जी बिल्कुल है, ये भी सही है फिर, क्योंकि s तो वैसे भी अपने हाथ में नहीं होता। तो बेटा इस तरीके से डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। तो इन सारों में से आपको समझ में आएगा केवल सी ऑप्शन है जो संभव नहीं है। तो ये वो अरेंजमेंट है जो क्या है, असंभव है। ये वो अरेंजमेंट है जो क्या है, असंभव है। तो आपका आंसर हो जाएगा यही वाला। सही है बेटा, समझ आई बात? सिंपल है, आपको सॉल्व कर करके दिखा दिया ताकि आपको आगे सवाल करने में दिक्कत ना आए। और बोहर मॉडल और क्वांटम नंबर, ये दो एटॉमिक स्ट्रक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना? चलो भाई आगे बात करते हैं। अगर आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न इलेक्ट्रॉन जो कि इन क्वांटम संख्याओं से बताए जा सकते हैं का ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनों के लिए n का मान और l का मान मुझे दोनों दिया है, मुझे कहा है इनकी ऊर्जा का क्रम बता दो। तो यार ऊर्जा बताने का तो सीधा सी बात है, सीधी सी बात है। एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले भी किया था। ऊर्जा तो भैया n प्लस l बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, और जहां पे n प्लस l सेम आ जाए,
जहां पे n प्लस एल सेम आ जाए वहां पे n पे डिपेंड करता है आंसर। किस पे डिपेंड करता है? n पे। अगर ऐसा है तो देखो भाई ऑप्शन पहला है n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 1, तो n प्लस एल का मान हो गया 5। ठीक है, दूसरा है n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 0, तो n प्लस एल का मान हो गया 4। तीसरा है n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 2, तो n प्लस एल का मान हो गया 5। और चौथा है n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1, तो n प्लस एल का मान हो गया 4। सही है, ठीक है भाई, चारों में n प्लस एल आ गया। पर अब तुम अगर नोटिस करो तो दो जगह n प्लस एल सेम आ गया है, दो जगह n प्लस एल सेम आ गया है, तो यानी कि ये खरबूजा है। और इस खरबूजे का आंसर क्या होगा? जब n प्लस एल सेम हो तो प्रायोरिटी किसको देते हैं? n को। किसको देते हैं? n को। तो क्यों ना हम सबके बगल में सबके n भी लिख दें ताकि हमसे गलती हो ही ना। तो यहां पे n है 4, ठीक है, यहां पे n है 4, यहां पे n है 3 और लास्ट वाले में n है 3। तो पहले n प्लस एल का बढ़ता क्रम लगा दे तो ऑब्वियसली 5 वाले जीतेंगे, 4 वाले हारेंगे। अब दोनों 5 में से कौन जीतेगा? जिसका n ज्यादा होगा। यहां n ज्यादा है, n इक्वल टू 4, तो यानी कि सबसे ज्यादा तो ऊर्जा होगी फर्स्ट वाले की। सही है। अच्छा, अब ऑब्वियसली इसके बाद कौन जीतेगा? थर्ड वाला। ओके, अब इन दोनों में बात करनी है। अगर इन दोनों में बात करनी है तो n किसका ज्यादा है? 4 वाले का। अगर इसका ज्यादा है तो सेकंड वाला जीतेगा और सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी? इसकी। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1। ध्यान से देखो, कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है क्या हमारा? कहीं पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग बात करें 4 2 3 1 की, मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा आपने किसकी बताई है? फर्स्ट वाले की। सबसे ज्यादा ऊर्जा आपने किसकी बताई है? फर्स्ट वाले की। अगर सबसे ज्यादा ऊर्जा हमने फर्स्ट वाले की बताई है तो ये हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करें थर्ड वाला, तो ये हो गया थर्ड वाला। फिर हम बात करें सेकंड वाला, तो ये हो गया सेकंड वाला। और फिर बात करें फोर्थ वाला, तो ये हो गया फोर्थ वाला। तो 4 2 3 1, यही तो ढूंढ रहे थे हम। अगर यही ढूंढ रहे थे तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। आसान है। n प्लस एल के हिसाब से ऊर्जा का क्रम आता है और जहां पे n प्लस एल समान हो जाए वहां पे n के हिसाब से डिसाइड करते हैं। दैट्स इट, सिंपल। क्लियर है ना? चलो आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगर अगले क्वेश्चंस की तरफ चलना है तो ये वाला सवाल देखो जरा, ये वाला सवाल देखो जरा, क्या कह रहा है? यदि हाइड्रोजन परमाणु के लिए पामर श्रेणी की प्रथम रेखा की आवृत्ति न्यू नॉट है, ये वी लिखा हुआ है, इसको न्यू मानना आप लोग, इसे ऐसे लिखना चाहिए था, मिसप्रिंट है। तो बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की आवृत्ति न्यू नॉट हो तो उसी रेखा की आवृत्ति हीलियम आयन के लिए क्या होगी? ठीक है जी, बतानी है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आओ, हम आवृत्ति तो नहीं जानते पर हमने तो एक फॉर्मूला सीखा है रिडबर्ग वाला, हमने तो एक फॉर्मूला सीखा है रिडबर्ग वाला कि 1/λ इक्वल टू RZ² 1/N1² माइनस 1/N2 स्क्वायर, जहां पे R होता है रिडबर्ग नियतांक बोल लो, रिडबर्ग स्थिरांक बोल लो, Z होता है परमाणु क्रमांक, N1 और N2 होते हैं तुम्हारी संक्रमण वाली लाइनें, और लैम्डा होता है तुम्हारा तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, ये रिडबर्ग फॉर्मूला कहलाता है। अब आपको कहा जा रहा है क्या? आपको कहा जा रहा है ये कि भाई हाइड्रोजन परमाणु के लिए बामर श्रेणी की प्रथम रेखा, तो बेटा बामर श्रेणी प्रथम रेखा, तो भैया बामर श्रेणी वो होती है जिसमें सब कुछ 2 पे आगे गिरता है, तो पहली रेखा कौन सी होगी? 3 से 2 वाली। इसके लिए आवृत्ति का मान है न्यू नॉट, इसके लिए आवृत्ति का मान है न्यू नॉट, है क्या? हाँ जी है। अगर आवृत्ति का मान है न्यू नॉट तो आपको कह रहा है, और ये है हाइड्रोजन परमाणु की बातें, तो यही चीज अगर हीलियम आयन के लिए बात करी जाए, अगर हीलियम आयन के लिए बात करी जाए तो हीलियम आयन के लिए हम क्या बोलेंगे आवृत्ति के बारे में? तो हम बोलेंगे सेम, बामर श्रेणी है, प्रथम रेखा है, यही संक्रमण है, आपसे आवृत्ति पूछी जा रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ, अगर हम हीलियम आयन की बात करते हैं तो अपन क्या करते हैं ना, लैम्डा की बात कर लेते हैं। तो जहां न्यू नॉट है वहां लैम्डा नॉट मान लेते हैं, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हाइड्रोजन परमाणु के लिए सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा? 1/λ0 इज इक्वल टू R
इंटू 1 का स्क्वायर, प्रथम रेखा क्या हो गई 3 से 2, 3 से 2, आप हमेशा n2 से n1 आते हो, ठीक है, तो 3 से 2 आ रहे हो, तो n1 का मान हो गया 1/2 का स्क्वायर माइनस n2 का मान हो गया 1/3 का स्क्वायर, सही है। अगर ये इक्वेशन आ गई तो इसे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे r इंटू 1 का स्क्वायर इज 1, 1/4 माइनस 1/9, इसे करेंगे 36, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4, क्या बोलेंगे 9 माइनस 4। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5r/36, ये वैल्यू आएगी 5r/36, ठीक है। तो 1/λ0 की वैल्यू आ गई 5r/36, तो यहां से आप λ0 लिख सकते हैं 36/5r, राइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं हीलियम परमाणु के लिए, या हीलियम आयन के लिए, रादर परमाणु बोलना गलत होगा। इसके लिए मैंने लैम्डा, अगर लैम्डा डैश मान लिया तो ये वैल्यू हो जाएगी r इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, रेखा तो सेम ही है, रेखा तो सेम ही है, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करोगे तो बनेगा 4r इंटू 5/36, 4r इंटू 5/36। अगर 5/36 बन जाएगा तो ये वैल्यू आएगी 20r/36, 20r/36। अगर 20r/36 हो जाएगा तो यहां से लैम्डा डैश की वैल्यू आएगी 36/20r, लैम्डा डैश की वैल्यू आएगी 36/20r। तो लैम्डा नॉट की वैल्यू आ गई, लैम्डा डैश की वैल्यू आ गई, सही है। अब सुनना ध्यान से, तुम्हें एक बात अच्छे से पता है, c किसके बराबर होता है, न्यू इंटू लैम्डा के, बोलो हाँ या ना। c तो कांस्टेंट वैल्यू है, c तो एक कांस्टेंट चीज है। अगर c कांस्टेंट है तो हम यहां से ये बोलें क्या कि ν1/ν2 जो है वो बराबर होगा λ2/λ1 के, ν1/ν2 जो है वो बराबर होगा λ2/λ1 के। अगर ऐसा है तो देखना जरा, देखना जरा, ν1 था ν0, ν2 मुझे निकालना है, λ2 कितना है 36/20r, और λ1 कितना है 36/5r। 36 से 36 कैंसिल, r से r कैंसिल, 5 से 20 कैंसिल, ये वैल्यू आ गई 1/4। तो बेटा अगर यहां से सॉल्व करोगे तो ν2 का मान क्या आ जाएगा 4ν0, ν2 का मान क्या आ जाएगा 4ν0, बोलो सही है क्या, क्लियर है क्या। तो ν2 का मान आ गया 4ν0 के बराबर। ये आपके पास में आ गई फाइनल आवृत्ति, जब आपके पास में हीलियम आयन पे वही संक्रमण के पास में उत्सर्जन हो रहा है। अगर ऐसा है तो 4ν0 अगर आंसर आ रहा है तो बस जी मैच हो गया, आंसर आ गया। तो ध्यान से देखो, मैंने पहले केस समझा क्या है, फिर मेरे को जो आता था रिडबर्ग फॉर्मूला जो आप पढ़ते हो, मैंने बस उसी को सॉल्व किया, लैम्डा निकाला और फिर उसको न्यू से रिलेट करके फटाफट सॉल्व कर दिया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यही कन्वर्जन कर देते हैं, कर दो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कैलकुलेशन में एक्सपर्ट हैं तो यही कर दीजिए। पर अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं घबरा जाता हूं कोई भी नए चेंज से, तो थोड़ा सा समय लो, अपने को सवाल में इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी कि गलत ही करके आ जाए अपन, तो गलत नहीं करके आना है, इस वजह से आपको ये रिलेशन फॉलो करना हो, सही है। आगे बढ़े, चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चलना है, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चलना है तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये वाला सवाल बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है आपको। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के किसी संक्रमण में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कोई संक्रमण हो रहा है जिसमें आपको यह कहा गया है कि उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आने पर, उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आने पर एक या एक से ज्यादा पदों द्वारा कुल 10 रेखाएं निकलती हैं। तो आप जब किसी मूल अवस्था पर आ रहे हो, कहां से, किसी उत्तेजित अवस्था पर, तो आप एक पद से आओ या एक से ज्यादा पद से आओ या डायरेक्ट आओ या जैसे भी आओ, कुल मिला के 10 लाइनें निकल रही हैं, 10 रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कितनी रेखाएं दृश्य स्पेक्ट्रम से होती हुई, n इक्वल टू 1 है, दृश्य स्पेक्ट्रम के लिए उसको कहां रुकना पड़ेगा, 2 पर रुकना पड़ेगा। तो ऊपर से कौन सी इतनी रेखाएं आ रही है जो 2 पे रुकती हुई आ रही हैं। अब यार ऐसे तो सर हम अगर कैलकुलेट करने लग जाएं तो हमें तो सालों साल लग जाएंगे, हमें एक एक केस देखना पड़ेगा। तो मैं आसान तरीका बताता हूं। क्या आसान तरीका क्या है, पहले ये देखो कि उत्तेजित अवस्था है कौन सी, पहले ये पहचानना है कि उत्तेजित अवस्था है कौन सी। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, जो फॉर्मूला होता है कि स्पेक्ट्रल लाइन
हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल रेखा की जो संख्या होती है, स्पेक्ट्रल रेखाओं की जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? n2 माइनस n1 प्लस 1 इंटू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय 2। सही है। अगर इससे सॉल्व हो सकता है तो कितनी रेखाएं हैं? 10। ठीक है। आपका उत्तेजित अवस्था है n2 और मूल अवस्था है 1 प्लस 1 इंटू n2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये बन गई इक्वेशन। अच्छा, -1 और +1 ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अगर ऐसा हुआ तो देखना यहां पे क्या बना, n2 इंटू n2 माइनस 1 इज इक्वल टू 20। ये बना क्या? ये बना क्या? अच्छा, अगर ये बन गया है तो ध्यान से देखना, एक ट्रिक बता रहा हूं। ये वाली चीज ना सेम ये इक्वेशन बहुत जगह बनती है, तो आप यहां पे एक आइडिया लगाया करो। ये चीज होती है, आप सॉल्व भी करके देख लेना। n2 का मान हमेशा 5 निकलता है। n2 का मान क्या निकलता है? 5। आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके देख लो धराचार्य फॉर्मूला लगा के। n2 का मान निकलता है 5। तुम देखो ना, 5 इंटू 4 20 आ जाएगा, यानी कि n2 5 आ गया। तो क्यों ना इस चीज को अपने शॉर्ट नोट्स में कॉपी के टॉप पे लिख के रख लें कि अगर n इंटू n माइनस 1 का मान 20 दिया हुआ है तो n का मान 5 हो जाएगा। रटा नहीं रहा, ट्रिक बता रहा हूं जल्दी सवाल को सॉल्व करने की। अगर ये चीज 5 तुम्हें पता चल गई तो तुम्हें ये समझ में आ गया ना यार कि तुम 5 से 1 पर आ रहे हो और टोटल 10 रेखाएं तुम्हारी उस समय निकल रही हैं। तुम्हें बताना है 5 से 1 में आने पर उन 10 रेखाओं में से कितनी रेखाएं दृश्य क्षेत्र में आ रही हैं, मतलब बामर श्रेणी पे आ रही हैं, मतलब 5 से 2 तक ही आ रही हैं। तो अगर 5 से 2 तक आना है तो अब अगली ट्रिक सुनना। अगर आपको चेक करना है दृश्य क्षेत्र में कितनी रेखाएं आ रही हैं, तो आप क्या करो, जो भी तुम्हारा n2 आया है उसमें से कितना घटा दो? 2। अगर तुम्हें चेक करना होता पाश्चन में कितनी आ रही है तो n2 में से 3 घटा देते। अगर पराबैंगनी में कितनी आ रही है तो 1 घटा देते। सही है। इस तरीके से हम बात करते तो n2 माइनस 2, क्योंकि 2 क्या है? तुम्हारी बामर श्रेणी का नंबर है। ये दृश्य क्षेत्र की मूल अवस्था है। ठीक है जी। n2 का मान था 5, 2 तुमने घटा दिया, आंसर कितना आ गया? 3। तो 3 लाइनें ऐसी हैं, 3 रेखाएं ऐसी हैं जो कहां है? दृश्य क्षेत्र में है, दृश्य स्पेक्ट्रम में। बोलो हाँ या ना? समझ आई क्या बात? क्लियर है? ऑल गुड? पक्का? बहुत बढ़िया। अगर ये भी समझ में आता है तो अगले सवाल की तरफ चला जाए। अगर अगले सवाल की तरफ चलना है तो भाई ध्यान से देखना ये वाला सवाल, ध्यान से देखना ये वाला सवाल। एक क्रिकेट बॉल, ये है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के नियम पे बेस्ड सवाल। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का नियम जब तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें यह सवाल आया था। क्या उस पे आया था एग्जाम के अंदर सवाल? एक क्रिकेट बॉल है जिसका भार है 0.21 kg। ठीक है, एक क्रिकेट बॉल है जिसका भार है 0.21 kg, तो आप इसको 0.21 kg लिख दो। ठीक है जी। हमने बोला यदि इसकी स्थिति में अनिश्चितता का मान 100 पिकोमीटर है, डेल्टा एक्स का मान यदि 100 पिकोमीटर है, तो इसको आप अगर ऐसा यूनिट में लिखोगे तो मीटर में कन्वर्ट करोगे, 1 पिकोमीटर 10 की घात -12 मीटर के बराबर होता है। ये कर दिया मैंने। तो 100 इंटू 10 की घात -12 अगर मैं करूंगा तो ये सॉल्व होके आएगा 10 की घात -10 मीटर, 10 की घात -10 मीटर। सही है। अच्छा, तो आपको वेग की अनिश्चितता का मान बताना है, आपको डेल्टा वी बताना है। सही है। ठीक है जी, ध्यान से देखो, हम बोलेंगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4πm, ये सूत्र होता है। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ग्रेटर देन का साइन हटा देते हैं, बराबर का साइन लगा देते हैं। अगर बराबर का साइन लगा देते हैं तो यहां पे क्या बन जाएगा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h अपॉन 4πm। सही है। ठीक है जी, डेल्टा वी बताना है तुम्हें। अगर डेल्टा वी बताना है तो ये किसके बराबर होगा? h अपॉन 4πm इंटू डेल्टा एक्स। सही है। ठीक है जी, सॉल्व करो इसको। अगर इसे सॉल्व करना चाहते हो तो डेल्टा वी को कैसे सॉल्व करोगे? h का मान होता है 6.62 इंटू 10 की घात -34 अपॉन 4 पाई, तो 4 इंटू पाई यानी कि 4 पाई, इसको मैं लिख देता हूं 4 इंटू 3.14 को लगभग 3 मान लेते हैं, क्लोज आंसर निकालना है, इंटू एम। एम कितना है? 0.21, सब ऐसा यूनिट में है तो इसको भी केजी में रखा, इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना है? 10 की घात -10।
अब इसको सॉल्व करना है। अब सर हमें तो इससे बहुत डर लगता है बचपन से, तो डरना नहीं है भाई, डरना नहीं है, जल्दी सॉल्व करेंगे इसको। कैसे करेंगे देखना जरा, अप्रोक्सीमेशन लेके। इस 6.62 को अगर मैं 6.6 लिख दूं तो तुम बुरा थोड़ी मानोगे। अब मान भी गए तो मेरा क्या, अपने को तो सवाल सॉल्व करना है ना। 6.6 3 से इसको काटो, 2.2 कटेगा, बहुत सुंदर कटेगा। 2 की टेबल से फिर काटो, ये 1.1 हो गया और ये 2 हो गया। सही है, ठीक है जी। क्या बन गया अब, क्या बन गया अब देखना जरा। इसको अगर मैं यहां पे सही से लेके आऊं तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं 1.1 इंटू 10 की घात -34। ये 10 की घात -10 ऊपर आएगा तो बन जाएगा 10 की घात 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.21। ठीक है, 2 इंटू 0.21। तो अब ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया आपका, ये बन गया आपका 1.1 डिवाइडेड बाय 0.42। 0.42 इंटू 10 की घात -24, 10 की घात -24। ठीक है जी। अगर ये चीज आ गई, अगर ये चीज आ गई तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको लिख दो 1.10। अगर 1.10 लिखोगे डेसिमल से डेसिमल कटेगा तो 110/42 इंटू 10 की घात -24। चलो जी 2 की टेबल से काटो, क्या बना 55/21 इंटू 10 की घात -24। 55/21 इंटू 10 की घात -24। इसे अगर सॉल्व करोगे तो 21 2 जा 42 होता है, ठीक है, और 21 3 जा 63 होता है। तो हम बोलेंगे 2 पॉइंट समथिंग ही तो आया, ये 2 पॉइंट समथिंग ही तो आया 2 और 3 के बीच में। अगर 2 पॉइंट समथिंग ही आया ये, तो ध्यान से ऑप्शन देख लो, कोई मैच कर रहा है क्या। यस, 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की घात -24। सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया डी। अब इसको सॉल्व करने में बच्चों को डर लगता है, तो डरना नहीं है, अप्रोक्स वैल्यूज मान के काट लो, आसानी से आंसर आ जाता है। ऐसी कोई घबराने वाली बात है नहीं, देख लो तुम्हारे सामने ऑप्शन है। ठीक है, पक्का। चलो जी, ये क्वेश्चन भी आसान था। अगर ये क्वेश्चन भी आसान था तो ये देखें अगला सवाल, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा इन द सेंस आसान सवाल है, पर बच्चों को ना डर लगता है, और बच्चे इसमें एक गलती है जो फॉर श्योर कर देते हैं। तो वो गलती भी मैं तुम्हें बताऊंगा क्या होती है, और फिर इस सवाल को सॉल्व करके देखते हैं। आइए जरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन आपको कह रहा है, यदि एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा अल्फा कण के लिए गतिज ऊर्जा का मान 16e, 4e तथा e होगा, 16e, 4e तथा e होगा, तो उनके लिए डी ब्रोगली लैम्डा का क्रम होगा। डी ब्रोगली लैम्डा का क्रम क्या होगा। तो सोचो ध्यान से, सोचो ध्यान से। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक अल्फा कण है। आपको सभी के लिए गतिज ऊर्जा का डेटा दिया हुआ है। क्या गतिज ऊर्जा का डेटा है, 16e, 4e और e। सही है, ठीक है। गतिज ऊर्जा जैसे ही सेट हो गई, आप इनके भार का m का डेटा भी चेक कर लो, वो काम आएगा। क्योंकि देखना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का मास अगर तुम लिखते हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैं वैल्यू रखने नहीं बोल रहा हूं, बस ऐसे रखो। तो प्रोटॉन का मास क्या होता है, तो बेटा आपको याद होगा, प्रोटॉन का मास जो होता है वो लगभग बराबर होता है 1840 गुना इलेक्ट्रॉन के मास के, है ना। प्रोटॉन का मास 1840 गुना इलेक्ट्रॉन के मास के होता है। और अगर अल्फा का मास होगा तो अल्फा का मास बराबर होता है 4 गुना प्रोटॉन के मास के, या फिर इसको आप लिखते हो 4 इंटू 1840 टाइम इलेक्ट्रॉन का मास, 4 इंटू 1840 टाइम इलेक्ट्रॉन का मास। सही है, ये आपका मास का डेटा सेट। बोलो, अगर यहां तक सारी बातें आ गई हैं तो तुम्हें मास का भी पता चल रहा है और तुम्हें गतिज ऊर्जा का भी पता चल रहा है, बट बताना क्या है, बताना है डी ब्रोगली लैम्डा में क्रम। तो बेटा डी ब्रोगली लैम्डा का सूत्र याद करो। डी ब्रोगली लैम्डा का सूत्र होता है H/mv, होता है ना, पक्का, ठीक है। अगर H/mv होता है तो आपको अच्छे से पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है ½ mv² के, ठीक है। इस चीज को तुम p²/2m भी लिख देते हो, लिख देते हो। अगर p²/2m लिख देते हो तो यहां से जो p है वो किसके बराबर आ जाता है, √2m काइनेटिक एनर्जी के। और आपको पता है H/mv को तुम H/p भी तो लिख सकते हो, और H/p को तुम लिख सकते हो H/√2m काइनेटिक एनर्जी, लिख सकते हो। यहां से ये समझ में आ रहा है क्या,
कि जो लैम्डा है, h तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी के। लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है किसके? स्क्वायर रूट के m इंटू काइनेटिक एनर्जी के। अब m भी अलग अलग है, गतिज ऊर्जा भी अलग अलग है, इसीलिए मैंने m का क्रम भी लिखवा दिया और गतिज ऊर्जा भी। तो अब ध्यान से देखो, अगर तुम इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे तो वो व्युत्क्रमानुपाती होगा इलेक्ट्रॉन के भार के इंटू गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कितनी है? 16e। अगर प्रोटॉन के लिए लिखोगे तो प्रोटॉन के लिए हम बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? प्रोटॉन के भार के इंटू उसकी गतिज ऊर्जा के। प्रोटॉन का भार कितना? 1840 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का भार इंटू उसकी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कितनी है? 4e। और ऐसे ही अगर तुम अल्फा के लिए लिखोगे तो अल्फा के लिए वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा उसका भार 4 इंटू 1840 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है? e। ठीक है, चलो भाई, अगर ये लिखा हमने तो यहां पे लिख देते हैं हम, यहां है हमारे पास कण, यहां है कण और यहां है लैम्डा। हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा कण। इलेक्ट्रॉन का लैम्डा किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? 1/√, इलेक्ट्रॉन का भार इंटू 16e। ठीक है जी। प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा? 1/√, 1840 गुणा इलेक्ट्रॉन का भार इंटू 4e। और अल्फा पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा? 1/√, क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1840 गुणा इलेक्ट्रॉन का भार इंटू e। देख लो, ठीक है, क्योंकि यहां गतिज ऊर्जा E है, यहां 4e और यहां 16e। अब बच्चे को डर लगता है सर इसको सॉल्व कैसे करूं, तो सॉल्व करना ही क्यों है? तुझे तो अप्रोक्सीमेट लेना है। अप्रोक्सीमेट कैसे लेगा? देखना यार ध्यान से, क्या ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं क्या? व्युत्क्रमानुपाती 1840, मास इलेक्ट्रॉन का, ऊर्जा E, यहां भी 4 गुना हो रहा है, यहां भी 4 गुना हो रहा है, तो प्रोटॉन और अल्फा का तो डी ब्रोगली लैम्डा बिल्कुल बराबर। प्रोटॉन और अल्फा का डी ब्रोगली लैम्डा बिल्कुल बराबर। अब ये सोचना है कि इलेक्ट्रॉन वाला इससे ज्यादा या इससे कम। तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन वाला जो है वो आपके पास में कैसे आ रहा है? 4√, इलेक्ट्रॉन का भार इंटू ऊर्जा। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है तो बाहर आ गया और वो अंदर चला गया। तो यहां पे सिर्फ 4 है डिनोमिनेटर में, यहां इतने बड़े बड़े नंबर हैं। 4 इंटू 1840 का स्क्वायर रूट, 4 इंटू 1840 का स्क्वायर रूट। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा लैम्डा उतना कम होगा, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा लैम्डा उतना ज्यादा होगा। अगर ऐसा होगा तो सोच लो, तुम्हें समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा सबसे ज्यादा, क्योंकि यहां केवल 4 है, और फिर प्रोटॉन और अल्फा का जो कि बराबर है। तो क्रम आ गया ये। और अगर क्रम आ गया ये तो आपके पास में सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, समझ आया? थोड़ा ट्रिकी था, दिमाग लगाना था, देखना ध्यान से, फिर समझ में आएगा। पक्का? चलो जी, बहुत बढ़िया। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल की तरफ। और आखिरी सवाल आपका है ये वाला। यदि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या n = 3 हो और l = 1 हो तो उसके कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अगर n का मान 3 हो और l का मान 1 हो तो कक्षक। तो बेटा ये सोचो, कक्षक कौन सी क्वांटम संख्या से पता चलता है? कक्षक का पता चलता है ml से। किससे? ml से। तो देखो ध्यान से, n का मान 3 है, l का मान 1 है, तो ml का मान क्या हो सकता है? -1, 0 और +1। 3 कक्षक आ गए, पक्का? अगर 3 कक्षक आ गए और तुम्हें पता है हर कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? केवल 2 आ सकते हैं। अगर हर में 2 आ सकते हैं तो मैक्सिमम, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। इलेक्ट्रॉन तो 6 आ सकते हैं, यही तो आपसे पूछा है। अब ये कौन कौन सा होगा तो सोचो। n = 3 का मतलब कोष नंबर 3, l = 1 का मतलब उपकोष p, और आपके पास कक्षक कौन सा? -1, 0 या +1। तो आप बोलोगे या तो 3px, या तो 3py, या तो 3pz। और हर कक्षक में केवल 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन आ गए।
कितने आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। समझ आई बात? पक्का? अब अगर इसी में एक सवाल और देख लो जल्दी से, अगर इसमें वो तुम्हें ml भी फिक्स करके दे दे, अभी तो उसने ml फिक्स नहीं किया था, अगर ml भी फिक्स कर दे तो क्या होगा? n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1 और ml का मान भी फिक्स है, यही है तो ml ही तो कक्षक बताता है, तो उसने तो एक कक्षक ही फिक्स कर दिया। तो एक कक्षक में तो सभी को पता है कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम 2 ही आ सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही है, तो आंसर क्या आ गया? बी आ गया। तो इसके साथ हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अलग अलग टाइप के सवाल देखे जो अभी तक के पुराने एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, एंड आई होप आपको सारे सवाल बढ़िया तरीके से समझ आए होंगे या आपने खुद ने सॉल्व करके देखे होंगे। ठीक है, इसी के साथ में हम आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ाई करो, जो सवाल नहीं बने उनको फिर से ट्राई करो। मिलते हैं अगले सेशन में नए चैप्टर के साथ, स्टेट्स ऑफ मैटर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।